हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमारा खत्म हो चुका है 4 बजे के क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर में, और कंटेम्प्रेरी हम खत्म कर चुके हैं और साथ ही साथ अब लर्निंग एंड टीचिंग भी खत्म होने के कगार पर है। एक टॉपिक और है, आज हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कल एक और मैथोलॉजी देखेंगे सैटरडे को, और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और मंडे से जो है हम लोग मैं मंडे से आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगी, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो आप लोगों का फिर से चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होगा। और मैथोलॉजी पेपर का भी एक दिन क्लास होगा, जो मैं आपको बता दूंगी कि किस दिन मैं लेने वाली हूँ, किस तरह के क्वेश्चन मैथोलॉजी पेपर में आते हैं उससे भी रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है हमारे टीचिंग में बहुत यूज होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किसी को पूरी तरीके से निरीक्षण करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी हर एक चीज़ों पर ध्यान रखना और उसको फिर डेटा के रूप में कलेक्ट करना। ये आप बस एक मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल इसका मीनिंग आप समझ के रखिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य, कोई भी जो आप ऑब्जेक्टिव आपने सोचा है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चा, किसी का भी जो है आप हर एक उसकी हरकत पे, हर एक उसकी चीज़ों पे जो है नज़र रखते हैं, उसका फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। वो जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के अकॉर्डिंग अंतर्गत जो है आता है। अभी ये मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन में यूज़ होता है। एजुकेशन में इसके यूज़ होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि हम जो है बच्चों पे ये मेथड ले करके एक्चुअली में कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी क्या इच्छा है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटी है, ये सब चीज़ों का हमें पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन मेथड का बेनिफिट एजुकेशन में, टीचिंग में। अब चलिए थोड़ा बुकीज लैंग्वेज देखें। प्राचीन काल में बाल विकास के अध्ययन में मुख्यतः बच्चे के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करते हुए उसकी विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। ये अभी से स्टार्ट नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ही पहले से है, प्राचीन काल से ही है। जब बच्चों का जो है बच्चों के विकास का, यानी कि जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर स्टडी करने के लिए उनके बिहेवियर का डेली डे बाय डे का जो है निरीक्षण किया जाता था, ऑब्जर्वेशन किया जाता था और फिर उसका जो है रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। तो इस तरह से जो है पहले से ही लिया जाता है बच्चों का विकास देखने के लिए। यह अध्ययन विधि चरित्र लेखन विधि यानी बायोग्राफिकल मेथड कहलाती है। इसको एक और नाम जो हम एग्जैक्टली अगर बोले टीचिंग लैंग्वेज में जो नाम है, एजुकेशनल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं बायोग्राफिकल मेथड विधि। अगर ये ऑब्जेक्टिव कहीं क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे जनरली हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन मेथड ही जानते हैं, तो पूछ सकता है कि टेक्निकल एजुकेशनल लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन मेथड का जो है दूसरा वो नाम क्या है, तो उसमें आपको ये याद रखना है बायोग्राफिकल मेथड। ठीक है। इस विधि द्वारा बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के परिवर्तनों का निरीक्षण स्वतंत्र वातावरण में किया जाता है। अब इससे क्या मतलब है? देखिए, हमें बच्चों का जो विकास देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों, रीजन जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ अब फिजिकल नहीं देखते हैं, मेंटल भी देखते हैं, फिजिकल मेंटल। और स्वतंत्र वातावरण से क्या मतलब है कि फ्री इन्वायरमेंट में, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चा जो है स्वाभाविक तौर से, जो नेचुरल तरीके से जो बच्चा बिहेव करता है ना, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करो और उसमें उस बच्चे को डाल दो और फिर देखो कि वो किस तरह से जो है रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से जो है उसका रिएक्शन निकल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसे निकल रहा है, तो उसका आप फिर रिकॉर्ड बना करके तैयार कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे को पता रहता है या कहीं से बच्चे को हिंट लग जाए या थोड़ा सा बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो जाए, तो उसका रियल बिहेवियर नहीं निकल पाता है, जिससे कि डेटा जो निकल कर आता है उसके उतने रिलायबिलिटी के और विश्वसनीयता के जो है चांस कम रहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक ये होता है कि आप बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे, आप बच्चे को बस ऑब्जर्व करेंगे दूर से और उसके स्वाभाविक नेचर को, वो स्वाभाविक इन्वायरमेंट में देखेंगे कि वो किस तरह से जो बिहेव कर रहा है, और उस चीज़ को हम जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो
कंपेयर टू कंट्रोल्ड सिचुएशन, कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसका जो है रिलायबिलिटी ज्यादा है, इसमें विश्वसनीयता ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड को लेकर के। चरित्र लेखन विधि क्रमबद्ध अध्ययन ही निरीक्षण विधि कहलाता है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं को अध्ययन में निरीक्षण विधि का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जर्मनी में नवजात शिशुओं की ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए किया गया। कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था। इस विधि की सहायता से छोटे बच्चों की समस्याओं का अध्ययन स्वतंत्र वातावरण में प्राकृतिक व्यवहार के रूप में किया जाता है। वॉटसन ने बच्चों के प्राथमिक संवेगों का निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया। गेसेल तथा हरलॉक ने भी इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। देख सकते हैं आप कि हर एक फिलोसफर्स ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में या फिर जिस भी चीज में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे बच्चों के, चाहे वो शैशवावस्था में, इन्फेंसी में या बच्चों के चाइल्डहुड में, वो सभी में इन्होंने जो है इस विधि का यूज किया है, सक्सेसफुल यूज किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हुआ निरीक्षण विधि के लिए हिस्ट्री। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है जिनका दूसरे व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण संभव होता है। निरीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन का ढंग, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक समायोजन तथा परिस्थितियों के व्यवहार करने का संपूर्ण ढंग सूक्ष्म रूप से जाना जा सकता है। निरीक्षण विधि प्रदत्त एकत्रीकरण की एक व्यवस्थित विधि है। देखिए, ये सब तो बुकिश लैंग्वेज हो रहा है, अगर आप इसके बारे में ज्यादा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद भी किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, राइट। अगर उसको बारे में आप देख रहे हो कि कैसे क्या खाता है क्या नहीं खाता, तो एटलीस्ट उसके टेस्ट के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद से आप ये चेक करोगे कि वो क्या पढ़ता है, उसे क्या पढ़ना अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड अगर हम लोग अपने लाइफ में, अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो हम भी इसे बहुत यूज करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से इसको टीचिंग में भी यूज किया जाता है। निरीक्षण को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की प्राचीन श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों एवं वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है, हम अपनी आंखों से देख करके ही तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज्यादातर इसमें आंखों का यूज होता है, ये कहा गया है। समझ में आया? चलिए, अभी तक हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में समझ लिया है, अब हम थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में। छोटे बच्चों के अध्ययन के लिए निरीक्षण पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अब छोटे बच्चों के साथ आप और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उनको आप ऑब्जर्व करके ही एक अपना डेटा और रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो, जिसके बाद उन लोगों के बारे में आप बोल सकते हो कि हाँ आप जानते हो। क्योंकि बच्चे साधारण प्रश्नों को समझने तथा उत्तर देने में असमर्थ होते हैं और कुछ विषयों पर वे स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होते। निरीक्षण विधि बाल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान तथा समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शब्दों में निरीक्षण विधि का सरल शब्दों में अर्थ है किसी व्यवहार, देखिए यहाँ पे अर्थ बताया गया है, किसी व्यवहार अथवा किसी प्रक्रिया को देखकर उसकी जांच करना। इस विधि में व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसको ज्यों का त्यों लिया जाता है। इसके लिए निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्यों के साथ भाग लेकर या उनसे दूर खड़े होकर या बैठकर उनका सामूहिक अध्ययन करता है। फिर इस प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करके तथ्यों का पता लगाया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार इस विधि में नेत्रों का पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा विशेषतः सामूहिक व्यवहार का विचारपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके हो कि ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। इतना ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। इतना पढ़ने के बाद आप चाहें तो इसी में से अपना लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये क्या का आंसर दिया जा रहा था। प्रयोगात्मक विधि के द्वारा समस्त समस्याओं और घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया समस्याओं में सारी परिस्थितियों को नियंत्रण करना कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना हो तो हम उस पर परीक्षण नहीं कर सकते, फिर भी हम उसके व्यवहार, नीतियों, हाव भाव, बातचीत का तरीका तथा जीवन के ढंग आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि नॉर्मल लाइफ में भी हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट।
चलिए अभी हम देखिए इसमें दो प्रकार के निरीक्षण होते हैं, एक तो सामान्य निरीक्षण और एक वैज्ञानिक निरीक्षण। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो है अवलोकन या निरीक्षण विधि का परिभाषा देखेंगे। निरीक्षण विधि अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक्चुअली में लिखने वाला स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक समझने के लिए था, सिर्फ ये सब समझने के लिए था, लिखने का काम यहाँ से करोगे। मानव द्वारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का आरंभ मुख्य रूप से अवलोकन के द्वारा ही होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अवलोकन विधि सामग्री संकलन की प्रविधि मानी जाती रही है। एक प्रकार से इसे वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण भी कहा जा सकता है। अवलोकन या निरीक्षण ने तथ्यपूर्ण सामग्री के संकलन के साधन के रूप में सदैव से ही वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में सहायता की है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिलोसफर्स के। यहाँ पे ये अर्थ आपको बता दिया गया। फिलोसफर्स ने क्या बोला है, प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट का क्या कहना है, विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है। ये बोला गया है गुडे एंड हार्ट ने। पहला आपका हुआ ये फिलोसफर का डेफिनेशन। दूसरा है पीवी यंग ने, पीवी यंग इन्होंने बोला है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा एक विचारपूर्ण अध्ययन को सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही पूर्ण बनाने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन हेतु प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पीवी यंग का हुआ। प्रोफेसर सी.ए. मोसर ने बोला है ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग होता है। तो ये तीन फिलोसफर्स के है, तो अभी और ठीक है, तो ये तीन हुए। आप चाहे तो 4 लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोग के मेथड पेपर में भी आता है। मैं इसको पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि इसमें आएगा भी, तो आई थिंक कि ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये लिखने को आ जाए, नोट्स लिखने को आ जाए, लेकिन मेथड पेपर में ये क्वेश्चन रहता है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। तो इसको अच्छे से कीजिएगा मेथड पेपर के हिसाब से, क्योंकि मेथड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन देगा ये। तो अगर लॉन्ग देता है तो 4 फिलोसफर का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट देता है तो 2 या 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉन्साइज डिक्शनरी के अनुसार है, घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती है कार्य तथा कारण के संबंध की दृष्टि से यथा तथ्य देखना और नोट करना है। ठीक है, ए वुल्फ ने भी दिया है, प्रोफेसर सी.ए. मेजर ने भी दिया है। तो आप इसमें से कोई भी 4 लिख लीजिएगा क्योंकि मेथड पेपर की नज़र से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण से संबंधित मुख्य बातें, पहला है निरीक्षण के अंतर्गत केवल ऐसी घटनाओं का ही निरीक्षण किया जाता है जो सावधानी पूर्वक निश्चित की गई हो। मानवीय व्यवहारों का यह अवलोकन या निरीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाता है, बहुत ही केयरफुल होकर किया जाता है। सही बात है, डेटा स्पेशली जो हम डेटा रखते हैं ना, इसका जो कलेक्ट करते हैं उसको अच्छे से रखना पड़ता है। तीसरा हमारा है मानवीय व्यवहार गणनात्मक होता है और यह देखा जाता है कि एक प्रकार के व्यवहार को कितनी बार दोहराया जाता है। जैसे कि अभी आप जो अभी कुछ बिहेव कर रहे हो ना, तो ये बिहेवियर आप रिपीट करोगे, फिर इसके बाद रिपीट करोगे, तो ये देखा जाता है कि कौन सा बिहेवियर जो है, कौन सा बिहेवियर इंसान जो है बार बार रिपीट करता है, तो उससे उसके एक्चुअली में लक्षण जो है वो पता चलते हैं। निरीक्षण करते समय जो भी मुख्य बातें नजर आती हैं उसको तुरंत लिख लिया जाता है। निरीक्षणकर्ता को अच्छे निरीक्षण हेतु एक विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता है। जो निरीक्षण करे उसको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो वो ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, इसमें और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मेथड में एलिमेंट्स हैं, तो पहला जो है प्राथमिक सामग्री यानी प्राइमरी डेटा के अंतर्गत क्या आएगा, प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि प्राइमरी डेटा जो लेने के लिए किया जाता है। और ये एक्चुअली में आप डायरेक्टली जो है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर होता है, तो डेटा ये प्राइमरी ही कहलाएगा। नेत्रों का प्रयोग, यूज ऑफ आईज इसमें ज्यादा होता है। ये बहुत केयरफुल स्टडी है। ये आप एलिमेंट्स बोलिए या विशेषता बोलिए, इसको आप विशेषता भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा ये। ठीक है, विशेषता, प्रकृति भी कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर विशेषता में आए तो यही आंसर आपको लिखना है।
प्रत्यक्ष अध्ययन डायरेक्ट स्टडी होता है, आप डायरेक्ट उस इंसान पे जो है स्टडी करते हो। सामूहिक व्यवहार ग्रुप स्टडी, इस विधि का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। अब इसके प्रकार, ये कितने तरह के होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहला तो सरल और अनियंत्रित निरीक्षण विधि, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, जो मैंने बताया था कि जो सिचुएशन होता है उसको कंट्रोल नहीं करते, वो नेचुरल सिचुएशन में बच्चों को छोड़ देते हैं, वो जैसे नेचुरली स्वाभाविक रूप से बिहेव करते हैं, उसको अनकंट्रोल्ड निरीक्षण विधि बोलते हैं। मतलब कि वो सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको सिंपल या अनकंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है व्यवस्थित तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि। इसमें क्या है कि आप सिचुएशन क्रिएट करके उसमें बच्चों को डालते हो, तो आपको सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में रहता है, इसीलिए इसको नियंत्रण निरीक्षण विधि या व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहा जाता है। प्लान्ड आयोजित निरीक्षण, ये भी इसी तरह से सिस्टमैटिक के तहत ही हैं। ये एग्जैक्टली आप पूरी छोटी छोटी चीज़ों को भी प्लान करते हो और उसके कोई टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है इसको आप कराते हो। सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट का निरीक्षण, उसको पता होता है कि आप उसका कर रहे हो। और सहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट निरीक्षण, सामूहिक निरीक्षण जिसमें कि ग्रुप का जो है आप निरीक्षण करते हैं वो। वैसे मेन इसमें 1 और 2 नंबर ही है। ठीक है, 1 और 2। सरल तथा अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि में जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाह्य दबाव न डाला जाए, तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बता दिया है। इस विधि में निरीक्षक किसी के व्यवहार का अध्ययन उसकी स्वाभाविक परिस्थिति में करता है, नेचुरल सिचुएशन में किया जाता है, उस पर कोई प्रतिरोध लगा ही नहीं सकता है, सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा है नियंत्रित, तो इसमें क्या होता है, इस विधि को व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इस विधि में निरीक्षक निरीक्षण की योजना पहले से ही बना लेता है और पूर्व निश्चित तथा व्यवस्थित योजना के अनुसार ही निरीक्षण करता है, जैसे वो सिचुएशन बनाया है उसी के अनुसार जो है वो कार्य करता है, तो ये जो है नियंत्रित कहलाता है। अच्छा, ये 2 प्रकार से हो सकता है, निरीक्षक स्वयं पर नियंत्रण रखकर और निरीक्षित घटना पर नियंत्रण रखकर। ठीक है, ये 2 तरह से होता है। निरीक्षक स्वयं पर नियंत्रण रखकर कैसे कर सकता है, बहुत बार निरीक्षक की पूर्व धारणा, मनोवृत्ति, पसंद, आदत इत्यादि से निरीक्षण प्रभावित हो जाता है, तो निरीक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन के परिणाम उसके व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित न हो। और दूसरा है कि घटना पे, सिचुएशन पे जो है कंट्रोल करके। ठीक है। तीसरा है आयोजित निरीक्षण विधि, प्लान। इस प्रकार की निरीक्षण के अंतर्गत किन्हीं विशिष्ट विशेषताओं या घटनाओं को जानने के लिए एक विशेष वातावरण तैयार किया जाता है और निरीक्षक पर भी पूर्व नियोजित नियंत्रण रखा जाता है तथा फिर बच्चों या व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर जगह पे, सब कुछ पर्टिकुलर ही होता है इसमें, और यही दोनों तरह ही हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा ही प्लानिंग की जाती है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे प्लानिंग की जाती है और उसके बाद जो है बच्चों का अध्ययन उस सिचुएशन में किया जाता है। सहभागी निरीक्षण, इसमें इस प्रविधि में निरीक्षणकर्ता स्वयं उस समूह में एक सदस्य के रूप में कार्य करता है। जिस समूह का निरीक्षण करना होता है वह समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अतः इस प्रविधि में निरीक्षणकर्ता सूक्ष्म रूप में समूह के सदस्यों का व्यवहार नोट कर सकता है, तो वो खुद पार्टिसिपेट करता है, इसलिए सहभागी है। प्रत्यक्ष अध्ययन एक्चुअली में वो ग्रुप में रह करके अगर कर रहा है तो उसका रियली में जो है डायरेक्ट स्टडी हो जाता है। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, जो रियल बिहेवियर होता है उसका स्टडी होता है। और तीसरा है सुविधापूर्वक निरीक्षण। एकत्रित सूचनाओं की परीक्षा संभव है, जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको जो है अच्छी तरीके से रखा जाता है। निरीक्षणकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है, जो निरीक्षणकर्ता जो ऑब्जर्वर रहता है वो भी अपने स्किल्स को डेवलप करता है और वो डेफिनेटली ट्रेंड होना चाहिए। सहभागी निरीक्षण की सीमाएं, पूर्ण सहभागिता का अभाव, पूरी तरीके से अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो इधर आपका काम करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। समूह के व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है, अधिक व्ययी है, खर्चीला है, सूक्ष्म परीक्षण में बाधक है।
विशिष्ट समूहों का अध्ययन संभव नहीं है। असहभागी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। समूह से बाहर रहकर समूह के सदस्य के व्यवहार का निरीक्षण करता है। इस समूह की क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता बल्कि बाहर से इनके व्यवहार को नोट करता है। असहभागी निरीक्षण की विशेषता है पक्षपात का अभाव होता है, विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन होता है, मतलब जो डेटा कलेक्ट करता है वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। अल्प समय व धन इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता, टाइम भी कम लगता है। बाह्य पक्षों का अध्ययन संभव हो पाता है। तो ये हमारे रहे आप लोगों के ऑब्जर्वेशन मेथड। अब मैं बता दूं ये आपके मेथड पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। मेथड पेपर की दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी मेथड पेपर, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, SST हो, साइंस हो, कोई भी पेपर हो, सबके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है तो आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं। दो भी इसमें से दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड, जो कि मैंने ये बताया। इसी से आपका आएगा निरीक्षण विधि। आपको ये सभी का जो है डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस 6 लिख दीजिएगा कि 6 प्रकार होते हैं, इन दोनों को जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए अब हम आप लोगों को इंग्लिश का भी दिखा देते हैं। ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन डिवाइसेस है ये, ठीक है। और उसके बाद से टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। और ये इंग्लिश का हो गया। स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जो सिस्टम में रह के प्लान के साथ किया जाता है वो है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरा ये ऑब्जर्वेशन का ही डिमेरिट्स बता दिया है। तो इस तरह से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का नोट्स, और एक और क्लास होगा लर्निंग का, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्योंकि अब एग्जाम भी आ रहा है सभी का। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, और वो क्वेश्चन डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन देखेंगे, और उसका आंसर भी मैं आपको देते जाऊंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए मंडे से ये होगा, कल एक और मेथड मैं करवा दूंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।